A very good morning, all of you. In our last e-video, we studied about the basis on which the level of agriculture development of an area is decided. And today, we will study about the factors that can be used for the upliftment of the level of agriculture development of an एरिया। हमारे पिछले ई वीडियो में हमने कृषि स्तरीकरण के निर्धारण के जो प्रमुख तत्व हैं उनका अध्ययन किया था कि किस बेसिस पर हम या किन आधारों पर हम किसी क्षेत्र के कृषि विकास के स्तर को निर्धारित कर सकते हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है कि किस तरीके से हम कृषि के विकास के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। वेज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ एन एरिया और रीजन, या किसी क्षेत्र या प्रदेश में कृषि विकास के स्तर को किन उपायों से ऊंचा उठाया जा सकता है। हम ये जानते हैं कि कृषि स्तर को, विकास के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें सबसे पहले उस कृषक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होगा। हमें उस कृषक को शिक्षित करना होगा, उस कृषक को ये बताना होगा कि उसकी जो भूमि है उस भूमि की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है और उत्पादकता बढ़ाने से उसको क्या लाभ होगा और किस तरीके से वो अपनी आय बढ़ा करके अपने जीवन स्तर को उन्नत कर सकता है। और इन सब का ज्ञान देने के लिए हमें सबसे पहले जो कार्य करना होगा वो है उस क्षेत्र में कृषकों में शिक्षा का प्रसार। कृषि भूमि का अनुकूलतम उपयोग। भूमि पूरे विश्व में एक बहुत लिमिटेड संसाधन है जिसकी कि अनलिमिटेड यूजेस हैं। जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ भूमि पर दबाव भी बढ़ता चला जा रहा है और भूमि उपयोग में भी परिवर्तन आ रहे हैं। और जिस तरीके से नगरीयकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, यातायात साधनों का विकास हो रहा है, तो भूमि इन सब चीज़ों के लिए उपयोग की जा रही है और कृषि भूमि की उपलब्धता निरंतर कम होती चली जा रही है। उत्तम कृषि भूमि अन्य कार्यों के लिए उपयोग हो रही है और हमें मध्यम और निम्न प्रकार की कृषि भूमि को कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन के लिए लेना पड़ रहा है। तो जब हम इस प्रकार की भूमि के लिए, जब हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ भूमि अवेलेबल है, तो हमें उस कृषि भूमि का अनुकूलतम उपयोग करना होगा, क्योंकि जब हम ऑप्टिमम लेवल पे उस भूमि को यूज़ करेंगे तभी हम उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त कर सकेंगे और वो प्रोडक्शन हम कृषक के लाइवलीहुड के लिए, उसके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ कर सकेंगे। दो फसली कृषि को प्रोत्साहन, क्योंकि हमारे पास कृषि भूमि लिमिटेड है अब और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ कृषि उत्पादों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो अगर हम साल में सिर्फ एक ही फसल लेते हैं तो बाकी 6 से 8 महीने वह जो कृषि भूमि है वो पड़त पड़ी रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि कृषि से उत्पादन प्राप्त करने के लिए और भूमि को अनुकूलतम रूप से उपयोग में लेने के लिए हम दो फसली कृषि को
प्रोत्साहन दें, जिससे कि वो जो 6 से 8 महीने कृषि भूमि पड़त पड़ी रहती है, उस समय भी उस भूमि का उपयोग किया जा सके और कृषि उत्पादकता उस क्षेत्र की बढ़ाई जा सके। पर्याप्त सिंचाई की सुविधा। भारत जैसे मॉनसूनी जलवायु वाले देश में साल में 3 से 4 महीने ही वर्षा होती है। बाकी के 6 से 8 महीने शुष्क मौसम रहता है। यह जो मॉनसून की वर्षा है, यह भी अनियमित होती है। कभी ये जल्दी शुरू हो जाती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है, कभी ये देर से शुरू होती है, देर से ख़त्म होती है, और इससे जो वर्षा होती है उसकी क्वांटिटी भी अनियमित और अनिश्चित होती है। कभी बहुत वर्षा हो सकती है, कोई साल मानसून बहुत अच्छा जाता है और किसी साल मानसून बहुत कम वर्षा प्रदान करके जाता है। तो ऐसे टाइम पे जो शुष्क मौसम है, 4 से 8 महीने का जो शुष्क मौसम है, उस शुष्क मौसम में कृषि करने के लिए सिंचाई का विकास अति आवश्यक है। और सिर्फ शुष्क मौसम में ही नहीं, जो वर्षा काल है उसमें भी, क्योंकि वर्षा का शुरू होना ख़त्म होना भी अनियमित है और वर्षा की मात्रा भी अनियमित है, तो हमें उस काल में भी पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए। तभी हम 2 फसलें पा सकेंगे, नहीं तो वर्षा काल में हम एक ही फसल प्राप्त कर पाएंगे और बाकी टाइम पे हमें भूमि को पड़त छोड़ना पड़ेगा। तो पर्याप्त सिंचाई की सुविधा किसी क्षेत्र के कृषि विकास के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अति आवश्यक है। फसल चक्रीकरण। एक ही एक फसल को अगर हम बार बार बोते हैं तो भूमि में से कुछ पोषक तत्वों या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उनका विदोहन हो जाता है। तो हमें साइंटिफिक तरीके से फसल चक्रीकरण करते रहना पड़ेगा, जिससे कि हम भूमि को पोषक तत्व लौटा सकें और भूमि की उत्पादकता या उर्वरता को मेंटेन कर सकें। उर्वरकों का प्रयोग करके मृदा की उर्वरता बनाए रखना। जब भूमि से एक ही फसल बार बार उगाई जाती है, तब तो भूमि में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ ही जाती है और वो पोषक तत्व भूमि को प्रदान करने के लिए उर्वरकों की या फसल चक्रीकरण की ज़रूरत पड़ती है। पर इसके अलावा भी जब कृषि गहन प्रकार से की जाती है और भूमि की प्रति वर्ष 2 से 3 फसलें हम शस्यों की पाते हैं, तो उस केस में जब हम भूमि का गहन उपयोग करते हैं तो भूमि की उर्वरता शक्ति में कमी आती है और उस उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक रूप से करना पड़ता है। तो कृषि को विकसित करने के लिए, उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि भूमि में उर्वरकों का भी उपयोग बनाए रखना चाहिए। कीटनाशकों का प्रयोग। हमारे देश में बहुत सी फसल उसमें कीड़े लगने के कारण नष्ट हो जाती है और कीड़े लगने से फसल की उत्पादकता में तो कमी आती ही है, फसल की गुणवत्ता में भी कमी आती है। और जब फसल की गुणवत्ता कम होती है, फसल की का जो उत्पादन होता है वो कम होता है, तो फिर कृषक को उसकी अनुकूल प्राइस या कीमत
नहीं मिलती है। तो कृषक को पर्याप्त लाभ मिले, उसकी कृषि लागत निकले और उसका बाज़ार, उसका जो उत्पाद है वो बाज़ार में बिक सके, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता सही हो, और उस गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए उसे फसल को विभिन्न प्रकार के कीटों और कीड़ों से बचाना होगा, और ये बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। उन्नत बीजों का उपयोग, जब हम गहन कृषि करते हैं और हम ये चाहते हैं कि प्रति एकड़ या पर एकड़ एंड पर कैपिटा प्रोडक्शन अच्छा हो, तो हमें उन्नत बीजों का उपयोग करना पड़ता है। जब कृषक उन्नत बीजों का उपयोग करेगा तो उसकी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और टोटल प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। आधुनिक यंत्रों व तकनीकों का उपयोग, कृषि विकास के जो स्तर निर्धारित होते हैं उनमें हम ये देख सकते हैं कि जो मानव श्रम का जो निवेश है और पशु शक्ति का जो निवेश है वो कृषि के उत्पादन बढ़ाने में इतना सहायक नहीं होता, क्योंकि एक मानव और पशु के द्वारा कृषक एक दिन में जितना एरिया कवर कर पाता है वो उतना नहीं होता जितना कि वो एक ट्रैक्टर से कर सके। तो ट्रैक्टर या कंबाइनर या थ्रेशर के द्वारा कम मानव श्रम और पशु श्रम के निवेश से भी एक बड़े खेत को जोता जा सकता है या उससे प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो कृषि में आधुनिक यंत्रों व तकनीकों का उपयोग कृषि की पर कैपिटा उत्पादन को बढ़ाता है। कृषकों को ऋण व पूंजी की उपलब्धता, अभी हमने ये देखा कि किसी क्षेत्र में कृषि के विकास के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हमें सिंचाई सुविधा चाहिए, उर्वरक चाहिए, कीटनाशक चाहिए, उन्नत बीज चाहिए। तो इन सब के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और कृषक को यह पूंजी किस प्रकार से उपलब्ध हो, उसको यह ऋण मिले और पूंजी मिले मिनिमम इंटरेस्ट पे आसानी से बैंकों के द्वारा या कोऑपरेटिव्स के द्वारा पूंजी उसे उपलब्ध कराई जाए, यह जिससे कि वो ये विभिन्न प्रकार की इनपुट्स कृषि में डाल करके अपनी कृषि को विकसित कर सके। यह भी आवश्यक है कि उसे पूंजी की उपलब्धता हो। भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, भारत में खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं और उन खेतों में भी जीविकोपार्जन के लिए कृषि अधिकतर होती है, और कई जगह गहन खेती, छोटे खेत ये मुश्किल कर देते हैं कि यंत्रों का उपयोग किया जा सके या वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जा सके। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है जमींदारी की। हमारे यहाँ बहुत सी ज़मीन ज़मींदारों और अन्य लोगों के पास है, और कृषक जिस भूमि पर कार्य करता है वहाँ पर वह काश्तकार के रूप में कार्य करता है, और उस भूमि पर उसका स्वामित्व नहीं होता है। और जब उस भूमि पर उसका स्वामित्व नहीं होता है तो फिर वो उस भूमि पर के बारे में, वहाँ पर किस प्रकार की फसल होगी, किस तरह से कृषि कार्य करना है, इसका डिसीजन वो नहीं ले सकता, और यह भूमि के स्वामी पर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए भूमि सुधार कार्यक्रमों की आवश्यकता है कि भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाए और काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व प्रदान
किया जाए जिससे कि वो अपने खेत के कृषि विकास में रुचि लें। कृषि उत्पादकता में वृद्धि। अगर हमें किसी क्षेत्र की कृषि को विकसित करना है तो हमें उस क्षेत्र की प्रति एकड़ उत्पादकता, प्रति व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ाना होगा। कृषकों की आय में वृद्धि। जब भूमि से प्रति एकड़ उत्पादकता अधिक होगी और जो उत्पादन होगा उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो फिर वह बाज़ार में कीमत भी अच्छी लाएगा। उत्पादकता अधिक होगी तो पर कैपिटा उत्पादकता और पर एकड़ उत्पादकता अधिक होगी तो लागत भी कम आएगी और गुणवत्ता अधिक होगी तो कीमत भी अधिक मिलेगी। तो इन दिस केस जब बाज़ार में उसको अपने उत्पादन की कृषक को कीमत अधिक मिलेगी तो उसका लाभ अधिक होगा और जब लाभ अधिक होगा तो उसकी आय में वृद्धि होगी। तो कृषि क्षेत्र में जब कृषक की आय में वृद्धि होती है तो वह वहाँ की कृषि के विकास स्तर की उन्नति का द्योतक होता है। यातायात व सामाजिक सेवाओं का विकास। अगर हमें किसी क्षेत्र में कृषि को विकसित करना है तो यह ज़रूरी है कि वहाँ पर सामाजिक सेवाओं का विकास किया जाए जिससे कि कृषक का जीवन स्तर उन्नत हो सके। शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पे मिलनी चाहिए। बैंकों द्वारा ऋण आसानी से उपलब्ध हो तो बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। संचार सुविधाएं होनी चाहिए। यातायात सुविधाओं का विकास होना चाहिए जिससे कि कृषक आसानी से बाज़ार तक अपना माल ले जा सके और जो इनपुट्स हैं जैसे कि उर्वरक, उन्नत बीज, सिंचाई के लिए ऊर्जा, ये सब उसे आसानी से उसके खेत तक मिल सकें। इन सब चीज़ों के लिए यातायात और सामाजिक सेवाओं का विकास करना आवश्यक है। और जब सामाजिक सेवाएं और यातायात का विकास होगा, सामाजिक सेवाओं के द्वारा कृषक का स्वास्थ्य अच्छा होगा, कृषक शिक्षित होगा, उसे पूंजी मिलेगी, उसे वैज्ञानिक जो विधियां हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी, तब वो इनको यूज़ करके अपने कृषि के स्तर को उन्नत कर सकता है, अपने क्षेत्र के कृषि विकास के स्तर में वृद्धि कर सकता है। क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक उन्नति उस क्षेत्र के कृषि विकास के स्तर को प्रदर्शित करेगी। जब आर्थिक उन्नति होगी, कृषक की आय में वृद्धि होगी, उसका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठेगा और सामाजिक उन्नति होगी तो क्योंकि कृषि एक आर्थिक और सामाजिक एक्टिविटी है तो जब आर्थिक उन्नति होगी वहाँ की तो कृषि का लेवल भी अपग्रेड होगा, कृषि भी मोर डेवलप्ड होगी। तो इन उपायों के द्वारा, इन तरीकों के द्वारा हम किसी क्षेत्र की कृषि को विकास के स्तर में वृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। So today we saw the different ways by which we can increase the level of development of agriculture of an area or region. Thank you.